हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स को और बहुत ही जल्द बेटा आगाज होगा केमिस्ट्री का। और जैसा कि बेटा बस आप लोग विश्वास बनाए रखना, सितंबर तक केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। फिजिक्स का शायद ही एक आध चैप्टर छूटे, नहीं तो फिजिक्स भी सितंबर तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बेटा फिर हमें लास्ट सितंबर में जाके अनसॉल्व पेपर को टारगेट करना है। और अगर आप लोग लगातार मेहनत करते रहे तो मैं ये वादा कर रहे हैं कि बेटा आप लोगों के केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बस आप लोग विश्वास बनाए रखना है और चिंता ना करना है, लगातार मेहनत, क्योंकि हम बेटा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद बेटा तब जाके अनसॉल्व पेपर लगवाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बेटा पेपर को खत्म करके आओगे। नो टेंशन होकर बेटा आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, और जैसा कि बेटा आपने लास्ट लेक्चर के अंदर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध को, और आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों को बेटा बोर्ड पर हेडिंग दिखाई दे रही होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो क्या होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में पहले चर्चा करने वाले हैं। समझो, यहां पर बेटा आप लोगों से पूछा जाए, भाई बताओ, जब कोई एक पिंड गतिशील होता है या कोई वस्तु गतिशील होती है तो उससे निकलने वाली जो ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? तो आप बोलोगे जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा, और जब कोई बेटा वस्तु स्थिर हो जाती है तो उसकी बेटा जो ऊर्जा होगी वह स्थिति ऊर्जा। यंत्र द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कौन सी हो जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर? तो अब बेटा हम यहां पर पढ़ने वाले हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा को। क्या है विद्युत स्थितिज ऊर्जा? बल के विरुद्ध किया गया कार्य, जो हम कार्य करेंगे वही किसके रूप में संचित होगा? उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। कैसे? समझो, देखो यहां पर बेटा हमने दो बिंदु लिए, एक बिंदु ए ले लिया, दूसरा बिंदु बी ले लिया। क्लियर? दोनों बिंदु बेटा एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। मैंने मान लिया बेटा कुछ दूरी मतलब r दूरी पर। यहां पर बेटा प्रारंभ में जो आवेश रखे हुए हैं बेटा वो कहां रखे हुए हैं? अनंत पर, Q1 और Q2। दो आवेश रख दिए हमने, अनंत पर रखे हुए हैं। ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी है बेटा। ठीक है, लेकिन हमने यहां पर अभी कितने माने? 2 आवेश। ठीक है, अब इन दोनों आवेशों को बेटा क्या करोगे? अनंत से कहां लेकर आओगे? उनकी स्थितियों पर लेकर आओगे। अनंत से आवेशों को बेटा कहां लेकर आओगे? उनकी स्थितियों पर लाकर रखोगे। Q1 आवेश को बेटा बिंदु A पर, Q2 आवेश को बिंदु B पर लेकर आओगे ना। और जब बोलोगे भाई, आप बोलोगे कि सर हम आवेश को जब Q1 आवेश को बिंदु A पर लेकर आएंगे कार्य करेंगे, Q2 आवेश को बिंदु B पर लेकर आएंगे कार्य करेंगे, और यही कार्य जो आवेशों को अनंत से लेकर आ रहे हो उनकी स्थितियों पर और उनकी स्थितियों में लाने में जो कार्य कर रहे हो वो कार्य बेटा किसके रूप में संचित हो जाता है? उनकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्योंकि भैया आवेश बिंदुओं पर लाकर रख दोगे, जो कार्य करोगे वह बेटा किसके रूप में संचित हो जाएगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे बल के विरुद्ध किया गया कार्य किसके रूप में संचित होता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ऊर्जा के रूप में संचित होता है। क्लियर? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत से आवेशों को
आवेशों को परस्पर समीप लाकर आवेश के निकाय की रचना करते हैं। आवेश के निकाय की रचना करते हैं। क्लियर? तो जो बेटा यहां पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उस कार्य के बराबर होगी जो आवेशों को अनंत से आवेशों को लेकर आएगा और परस्पर बेटा समीप लाकर रख देगा, और समीप लाकर रखने पर बेटा किसका निर्माण कर देगा? आवेश के निकाय का बेटा क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। आवेश के निकाय की रचना कर देगा। बेटा यही क्या बन जाएगा? यही बेटा क्या हो जाएगी? उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्लियर? क्योंकि ये आवेश बेटा स्थिर हो गई। ठीक, अब यहां पर बेटा हम जो देखेंगे अर्थात किया गया जो कार्य होगा W वह किसके रूप में संचित होगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में। यहां पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक यहां पर क्या है? यहां पर जो मात्रक है बेटा वो क्या होगा? जूल। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्लियर? और यहां पर अगर विमा की बात करेंगे तो जो कार्य की विमा होगी भाई इसकी बन जाएगी ml2T-K2। क्लियर? अब हम बेटा क्या करने वाले हैं? हेडिंग पढ़ने वाले हैं। दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम बेटा अध्ययन करने वाले हैं दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को, कि भाई दो बिंदु आवेशों के निकाय की बेटा विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दो बिंदु आवेशों के बीच में कितनी होगी? समझो, मान लिया कि माना प्रारंभ में मैं पहले दो बिंदु ले रहा हूं, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी। दोनों बिंदु एक दूसरे से r दूरी पर है। माना प्रारंभ में बेटा जो आवेश रखे हुए हैं वह कहां रखे हुए हैं? माना प्रारंभ में आवेश जो बेटा रखे हुए हैं बेटा कहां रखे हुए हैं? अनंत पर। अब ये आवेश ये नहीं पता बेटा कैसे रखे हुए हैं, धनावेश हैं, दोनों ऋणावेश हैं या विपरीत प्रकृति के हैं, या दोनों के दोनों बेटा धनावेश हैं या दोनों के दोनों ऋणावेश हैं या बेटा विपरीत प्रकृति के, एक धनावेश और एक ऋणावेश। बस ये पता बेटा आवेश रखे हुए हैं Q1 और Q2। अगर समान प्रकृति के हुए तो इनके बीच में बेटा प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर बेटा यहां पर विपरीत प्रकृति के हुए तो इनके बीच में बेटा क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। क्लियर? इतना पता है। ठीक, तो लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे? माना प्रारंभ में आवेश कहां स्थित है बेटा? आवेश आप बोलोगे अनंत पर स्थित है। क्लियर? ठीक, यहां पर यह कहानी क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे? Q1 आवेश को बिंदु A पर लाएंगे, और Q1 आवेश को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य कितना होगा? आप बोलोगे इस कार्य को हम मान लेंगे W1। इसी प्रकार जब Q2 आवेश को बिंदु B पर लेकर आओगे तो आप बोलोगे इस कार्य को मान लेंगे W2। क्लियर? Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1, Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य W2। दोनों आवेशों के कार्य बेटा कार्य पता लग जाएगा। आप क्या कर देना? कुल कार्य निकाल लोगे और वही कुल कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्लियर? चलो तो लिखेंगे बेटा Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में, बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य, आप बोलोगे इसे W1 मान लो। W बराबर कार्य बराबर होता है बेटा बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन।
मैं एक बात पूछेंगे बेटा कि इस आवेश को आप बेटा अनंत से कहां ले आए, बिंदु ए पर लाकर रख दिया, बिंदु ए पर लाकर रख दिया, तो यहां पर बेटा कार्य कितना होगा। एक बात बताओ, Q2 अनुपस्थित है बिंदु बी पर, और जब Q2 अनुपस्थित है बिंदु बी पर, तो बेटा यहां पर जो कार्यरत बल होगा वह कार्यरत बल कैसा होगा, शून्य, क्योंकि भैया एक आवेश बल किन पे लगाएगा, बल बेटा किन के बीच में लगेगा, दो आवेशों के बीच में, या आकर्षण या प्रतिकर्षण। एक आवेश बिंदु ए पर है, दूसरा अनंत पर है, बेटा बल लग ही नहीं पा रहा, तो कार्यरत बल कैसा हो जाएगा, शून्य। तो यहां लिखेंगे एक बात लिखेंगे बेटा Q2 की अनुपस्थिति के कारण Q2 की अनुपस्थिति के कारण जो बेटा कार्यरत बल होगा, कार्यरत बल बेटा वो कैसा होगा, कार्यरत बल शून्य होगा, तब W1 बराबर, जब बेटा बल शून्य हो जाएगा, Q2 की अनुपस्थिति के कारण जो कार्यरत बल होगा वह शून्य होगा, तो ये बल जब शून्य हो जाएगा तो यहां पर बल की जगह 0 इंटू में विस्थापन, और 0 का बेटा किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो Q2 की अनुपस्थिति के कारण जो बेटा किया गया कार्य निकला है वह बेटा कार्य कितना हो गया, W1 बराबर 0। क्लियर। तो Q1 आवेश को अनंत से हम बिंदु ए पर लेकर आए, तब कार्य कितना निकला, आप बोलोगे 0, क्यों, क्योंकि Q2 अनुपस्थित है, तो बेटा जो बल ही नहीं लग रहा, तो जब बल नहीं लगेगा तो बेटा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, शून्य। क्लियर। लेकिन बेटा इस Q1 के कारण बिंदु ए पर विभव, बिंदु बी पर विभव उत्पन्न हो जाएगा, Q1 के कारण बिंदु बी पर विभव उत्पन्न हो जाएगा। कितना उत्पन्न हो जाएगा कि B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। क्लियर। अब चूंकि आवेश कौन है, Q1 है, तो Q1 लगा देंगे। इसी प्रकार अब बेटा क्या लेंगे, Q2 आवेश को बिंदु B पे लाकर रख दो, Q2 आवेश को कहां पर लाकर रख दो, बिंदु B पर। अब Q2 आवेश को बिंदु B पर लेकर आएंगे, तब किया गया कार्य, तो लिखेंगे Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य। आप बोलोगे W2 बराबर V इंटू में Q। कहिए अब यहां से ये कैसे निकलाया, हम लोगों बेटा आप लोग फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि B बराबर होता है W अपॉन Q नॉट। बात सही है, B बराबर विद्युत विभव बराबर हमने क्या पढ़ाया था, B बराबर W अपॉन Q नॉट। क्लियर। लेकिन हमें कार्य निकालना, अब यहां पर विभव कैसे उत्पन्न हो गया, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर कौन उत्पन्न हो रहा है, विभव। क्लियर। और आवेश को लेकर आ रहे बिंदु B पर, ठीक है, तो यहां पर तब कार्य निकालेंगे, तो यहां पर W2 बराबर, तो W बराबर क्या हो जाएगा, B इंटू में Q, तो W2 बराबर हो जाएगा B इंटू में, और कौन सा आवेश लेकर आ रहे हो बेटा, आप बोलोगे Q2 आवेश लेकर आ रहे हैं। क्लियर। ये विभव किसके कारण उत्पन्न हुआ है, Q1 आवेश के कारण। कहां उत्पन्न हुआ है, B1 पर। क्लियर। तो लिखेंगे बेटा W2 बराबर किसी बिंदु पर विभव के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। विभव किसके कारण उत्पन्न हुआ है, Q1 आवेश के कारण, तो यह आवेश Q1 इंटू में बेटा कौन है, Q2। तो यहां पर हमने क्या निकाल लिया, W2। क्लियर। Q1 आवेश लेकर आए, कार्य W1 बराबर 0, Q2 आवेश लेकर आए तो W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R। ठीक है। अब हम निकाल लेंगे कुल कार्य W, और W बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, कुल कार्य बेटा। यहां पर W1 बेटा कितना है, 0, W2 कितना है, तो आप बोलोगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R। 0 अगर बेटा इसको जोड़ोगे तो यही रह जाएगा, तो W बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R। तो कुल कार्य बेटा W बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q1 Q2 बट्टे R। और किया गया कार्य किसके रूप में संचित होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो यही फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R। और यहां पर
जो इसका मात्रक हो जाएगा वो बेटा क्या हो जाएगा, जूल। क्लियर। तो दो बिंदु आवेशों के निकाय की बेटा जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है वह इतनी होती है। क्लियर। नोट करो बेटा, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगली हेडिंग हमारी बेटा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह हेडिंग इंपोर्टेंट हेडिंग है, वेरी इंपोर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि यह बेटा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य पूछा जाता है बेटा। क्लियर। अब समझो कैसे निकालते हैं कि भैया जैसे बेटा वैद्युत क्षेत्र में हम वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर पहले पता करो बल कितना है। और यह बेटा डेरिवेशन हम पढ़ा चुके हैं, आपको कहां पढ़ाई है, हमने पढ़ाई है चैप्टर नंबर 1 में। क्या बताया था, यहां पर चित्र में समझते हैं। देखो हमने बताया था बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम किसको रखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर अब चूंकि वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बना होता है, तो आप बोलोगे -q तथा +q आवेश से मिलकर बना होता है। अब वैद्युत क्षेत्र में यह वैद्युत द्विध्रुव बेटा कितने एंगल पे रखा होता है, थीटा कोण पे रखा होता है। कितने एंगल पे रखा हुआ, थीटा एंगल पे। क्लियर। अब चूंकि वैद्युत द्विध्रुव के में दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा कितनी होती है, 2l होती है। यह बिंदु A मान लो और यह बिंदु बेटा क्या मान लो, B। ठीक। अब यहां पर बेटा -q आवेश के कारण बल इस पर लगेगा, किधर लगेगा, भीतर की ओर, और +q आवेश के कारण बेटा इस पे बल लगेगा बाहर की ओर। एक बल F1 मान लो, दूसरा बल F2 मान लो। हमने ये बेटा आपको डेरिवेशन वहां पढ़ाई हुई है, बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है, अच्छे ढंग से पढ़ाई हुई है। क्लियर। अब चूंकि बेटा ये बल क्यों लगा, क्यों भैया वैद्युत क्षेत्र में भी आवेश है, वैद्युत क्षेत्र में भी क्या है, आवेश। और यहां पर बेटा वैद्युत द्विध्रुव पर भी आवेश है। तो आप बोलोगे, तुरंत समझ जाओगे कि वैसे जैसे ही बेटा समान आवेश मिले या विपरीत प्रकार के आवेश मिलेंगे तो ये बेटा बल उत्पन्न करेंगे, या तो आकर्षण वाला या प्रतिकर्षण वाला। क्लियर। तो -q आवेश के कारण बेटा जो बल लगा वह बेटा बल किधर रहा, अंदर की ओर। +q आवेश के कारण बेटा जो बल लगा बेटा वो किधर लगा, बाहर की ओर। अब चूंकि यहां पर यह बल लग रहा है वैद्युत क्षेत्र में, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0, तो हमें बल बताना है, तो बल F बराबर हो जाएगा E इंटू में Q0। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू में, यहां पर Q0 की जगह बेटा आवेश कौन है, हमारा Q। इसी प्रकार F बराबर F2 बराबर E इंटू में, आवेश बेटा यहां पर कौन है, Q। क्लियर। और माइनस प्लस बेटा किसको बता रहे हैं, दिशा को। ठीक। अब आप देख रहे हो कि दो समान बल F1 बराबर E इंटू में Q और F2 बराबर E इंटू में Q, दो समान बल एक दूसरे के कैसे लग रहे हैं, विपरीत। एक बल बाहर की ओर और दूसरा बल बेटा अंदर की ओर लग रहा है। दो समान बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, तो ये दोनों बल बेटा एक दूसरे को बल को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो इसके कारण बेटा इन दोनों बलों के कारण एक बल उत्पन्न हो जाता है जो इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। और उस बल को बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या बताया था, परिणामी बल गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। तो यहां पर टाउ बराबर कोई भी परिणामी बल बेटा ले लीजिए, F इंटू दोनों बल, एक बल बाहर की ओर एक बल बेटा अंदर की ओर, दोनों बलों के बीच बेटा एक लंब डाल दो, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। तो ये बेटा लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी, BC। क्लियर। F का मान पता है, F का मान बेटा लगा दो E इंटू में Q। अब BC बेटा कैसे निकालोगे, थीटा के सामने वाली भुजा बेटा ध्यान रखना हमेशा कौन सी होती है, लंब। 90 अंश है बेटा, ये 90 अंश के सामने वाली भुजा बेटा कर्ण, और तो फिर ये भुजा कौन सी बचेगी, आधार। तो आपको बेटा निकालना क्या है, लंब, पता क्या है, कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। आप बोलोगे भैया ये तो साइन थीटा है। क्लियर। तो साइन थीटा बराबर लंब वाली भुजा BC
बट्टे कड़ वाली भुजा AB और AB के बीच की दूरी 2L, ये भाग में दूसरी ओर जाके उड़ा में, तो BC बराबर हो जाएगा 2L sin थीटा। BC बराबर क्या हो जाएगा 2L sin थीटा। तो यहां लगा दोगे 2L sin थीटा। तो यहां पर बेटा Q इंटू में 2L हमें पता है क्या होता है P, Q इंटू में 2L बराबर क्या होता है P, बैद्युत दो ध्रुव आघूर्ण, क्लियर, और PE, और यहां पर बेटा कौन होगा sin थीटा। तो हम जब बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब हम वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर जो बेटा बल लगता है उस बल को क्या बोलते हैं, बल युग्म आघूर्ण। और कितना होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। आप लोग बेटा चैप्टर नंबर 1 को बेहतर ढंग से पिछली क्लासों में देख कर आइए, मैंने यहां सिर्फ रिवीजन कराया हुआ आपको, क्लियर। अगर आपको ये तैयार होता तो तुरंत आप लोग बेटा एकदम इसको हल कर जाते। ध्यान रखना यहां पर छोटे छोटे बेटा आपके पॉइंट आपकी फिजिक्स को बहुत ही स्ट्रांग बनाते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने बताया बेटा आपकी जो क्लास 11th कैसी गुजरी है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन क्लास 12th में आप लोगों के द्वारा छोटे छोटे जो पॉइंट है बेटा उनको आप लोग बेटा जो क्लियर करते चलोगे, यही बेटा पॉइंट आप लोगों की फिजिक्स को स्ट्रांग बनाएगी। चैप्टर नंबर देखो आप लोग बेटा ये फिजिक्स है और फिजिक्स में बेटा चैप्टर एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। पहला चैप्टर दूसरे पे, दूसरा चैप्टर तीसरे पे, तीसरा चैप्टर चौथे पे। तो बेटा एक चीज देखो यहां पर आप लोगों को पिछले चैप्टर जो चैप्टर है उनको बेहतर ढंग से तो पढ़ के आना होगा, क्लियर। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट के अंदर बेटा हमने वीडियो बिल्कुल क्रम से डाल रहे हैं, इसीलिए डाल रहे हैं बेटा कि आप लोग लगातार मेहनत करो और पीछे टॉपिक को क्लियर करते आओ। जब पीछे वाले टॉपिक को क्लियर करते आओगे तो बेटा आप लोग बड़ा इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स को पढ़ने में। इतना डरावना सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स, फिजिक्स बेटा बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, नो टेंशन रहो। और उससे ज्यादा है केमिस्ट्री, सबसे सरल केमिस्ट्री है। पांचों सब्जेक्ट में सबसे सरल सब्जेक्ट बेटा हमारा कौन सा है, केमिस्ट्री। चिंता मत करो, ठीक है। बस मेहनत लगातार करते रहिए, क्योंकि अगर बेटा आप लोगों अगर बैक रिवीजन नहीं करोगे तो आप कैसे बताओगे कि भैया हमने जैसे वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रख रहे हैं तो यही नहीं पता भैया बल कितना लग रहा है। तो जब हमें बल ही नहीं पता, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो फिर जब बेटा हमें बल ही नहीं पता तो आप बेटा कार्य कहां से निकाल लोगे, है ना बात सही। तो इसको बेटा इसलिए आप लोग क्या करना होगा, छोटे छोटे पॉइंटों को पीछे से क्लियर चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 1 से क्लियर करते आओ, ठीक। चलो देखो मैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। ये रहा हमारा बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र, क्लियर। एक समान वैद्युत क्षेत्र में बेटा हम किसको रखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को। वैद्युत द्विध्रुव बेटा -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है, बात सही है, क्लियर। अब यहां पर बेटा जैसे ही आपने अब ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत द्विध्रुव रखा तो है, कितने एंगल पे रख दिया, हम बोले भाई कितने थीटा कोण पे रखा हुआ है। तो जैसे बेटा आप वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखोगे तो आप बोलोगे सर इस पे बल लगना शुरू होगा कि भाई बल कितना लगेगा, बल लगेगा टाउ बराबर PE sin थीटा, क्लियर। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर प्रत्यायन बल युग्म आघूर्ण लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कौन सा बेटा, प्रत्यायन बल युग्म आघूर्ण, जो यही बेटा प्रत्यायन बल युग्म आघूर्ण यही बेटा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करेगा, क्लियर। तो यहां पर टाउ बराबर क्या निकला है, PE sin थीटा। टाउ बराबर बेटा क्या है, PE sin थीटा, क्लियर। अब यहां पर देखो पूरा विस्थापन बेटा, अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमा रहे हैं, पूरा विस्थापन थीटा होगा। पूरा विस्थापन क्या होगा, थीटा। तो हमने बोला आपसे पहले बेटा इसका फिजिक्स, अब पूरा बेटा जब वैद्युत द्विध्रुव को पूरे वैद्युत क्षेत्र में से घुमाओगे, थीटा कोण पे घुमाओगे, बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। फिजिक्स कहती है कि भैया पहले इसके सूक्ष्म खंड में पता करो कार्य कितना है।
अल्पांश घुमाने में किया गया कार्य। क्लियर? तो लिखेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में कोणीय विस्थापन कितना बेटा? पूरा कोण थीटा घूमेगा, अल्पांश कोण बेटा कितना घूम जाएगा? डी थीटा। कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में कृत कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो कार्य बेटा अल्पांश कार्य निकलेगा, क्योंकि भैया अल्पांश कोणीय विस्थापन है, तो यहां पर ध्यान रखना कार्य भी अल्पांश होगा। तो कार्य बराबर बल हमारा कौन सा है बेटा? बल युग्म आघूर्ण वाला टाउ इनटू में विस्थापन कितना है? कोणीय विस्थापन डी थीटा। क्लियर? टाउ का मान कितना है? टाउ बराबर है पीई sin थीटा इनटू में डी थीटा। इतनी कहानी क्लियर हुई? तो यहां पर बेटा हमने अल्पांश वैद्युत ध्रुव को अल्पांश घुमाने में किया गया कार्य निकाल लिया। क्लियर? अल्पांश घुमाएंगे बेटा कार्य इतना होगा। अब करना क्या है? मान लिया यह बेटा प्रारंभ में वैद्युत ध्रुव प्रारंभ में बेटा कितने एंगल पे स्थित था? थीटा 1, और इसे घुमाकर बेटा हमने कहां लेकर आके रख दिया? थीटा 2 स्थिति पे। यहां पर स्थिति इसकी क्या ला दी हमने? थीटा 2 वाली। क्लियर? यहां पर ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश। अब हमें क्या करना है? हमें वैद्युत ध्रुव को बेटा घुमाना है थीटा 1 से थीटा 2 तक, और हम क्या निकालेंगे? किया गया कार्य। क्लियर? तो हम लिखेंगे वैद्युत ध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कृत कार्य या किया गया कार्य W। आप बोलोगे जो छोटा से अल्पांश भाग में जो आपने कार्य निकाला उसका कर दो समाकलन। अल्पांश हिस्से में जो कार्य निकाला उसका कर दो समाकलन। भाई कहां से कहां तक करोगे? तो आप बोलोगे थीटा 1 से घुमाएंगे कहां तक बेटा? थीटा 2 तक। कहां तक? थीटा 2 तक। क्लियर? तो अब यहां पर बेटा इसको हम इधर कर रहे हैं। एक बार बेटा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद तब आगे करा रहे। नोट करो बेटा इसको। चलो बेटा देखो यहां पर लगा बेटा अल्पांश कार्य का मान। तो W बराबर थीटा 1 से बेटा थीटा 2 तक कार्य निकालना है। DW का मान क्या है? DW का मान यहां लगाओ। आप बोलोगे कि सर यहां पर इसका मान है PE sin थीटा D थीटा। क्लियर? PE कांस्टेंट बेटा इसे बाहर निकाल लो, समाकलन करेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक। किसका? sin थीटा का। किसके सापेक्ष? D थीटा के सापेक्ष। क्लियर? चलो करते हैं समाकलन। तो PE बेटा इसका समाकलन हो जाएगा sin थीटा बदल d थीटा के सापेक्ष sin थीटा का मान बेटा जो बदल समाकलन होता है वह होता है माइनस के cos थीटा। d थीटा के सापेक्ष sin थीटा का समाकलन बेटा क्या होता है? माइनस के cos थीटा। और भैया लिमिट लग जाएगी, कहां से कहां तक समाकलन कर रहे हो? थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब करना क्या है बेटा? थीटा की जगह थीटा 2 रखो, थीटा की जगह थीटा 1 रखो, और अपर लिमिट में से घटा दो लोअर लिमिट। क्लियर? तो यहां से PE लगाओ माइनस के cos थीटा की जगह थीटा 2, इसमें से घटाओ माइनस के cos थीटा की जगह लगाओ बेटा थीटा 1। ठीक? अब यहां से PE माइनस के cos थीटा 2 माइनस माइनस प्लस cos थीटा 1। प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख दो। तो PE यहां पर बेटा हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर? तो हमने बेटा यहां पर क्या निकाल लिया? कार्य। किसको निकाल लिया हमने? कार्य निकाल लिया है। क्लियर? तो इस चित्र के बारे में थोड़ा लिख ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसकी विशेष स्थितियां। क्या देखेंगे? विशेष स्थितियां। तो लिखेंगे माना एक वैद्युत ध्रुव, माना
एक वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बना है? माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। बीच की दूरी 12 है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तब वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर प्रत्यायन बल आघूर्ण। ठीक है, उसके बाद बेटा नोट करिए, हम बेटा इसके बाद अब क्या पढ़ने वाले, इसकी विशेष स्थितियां नोट करो। देखो बेटा, विशेष स्थितियों में हमने 3 केस लिए हुए। एक θ1 बराबर 0, θ2 बराबर हमने थीटा माना, θ2 बराबर 90 माना, θ2 बराबर 180 माना। समझो, प्रारंभ में बेटा जो θ1 जो वैद्युत द्विध्रुव है वह कितना एंगल है? θ1 जो बेटा 0 का मतलब ये किसके समांतर है बेटा? वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। जो ये θ1 है, θ1 बेटा किसके समांतर है? यह बेटा वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश। यह बेटा θ1 किसके समांतर है? वैद्युत क्षेत्र के समांतर। और θ2 है वह बेटा कितने एंगल पे है? θ2 बेटा वो बराबर किसके कितने एंगल पे? θ2 बराबर है थीटा पे। दूसरी स्थिति ये वाला बेटा जो वैद्युत द्विध्रुव प्रारंभ में ये कैसे? θ1 वैद्युत क्षेत्र समांतर और θ2 बराबर बेटा कितने एंगल पे बेटा? थीटा पे। तब W बराबर लगाएंगे बेटा, W बराबर होगा P cos θ1 की जगह बेटा θ1 की जगह 0 माइनस cos θ2 की जगह बेटा क्या लगाओगे? थीटा। cos 0 का मान बेटा होता है 1, cos 0 का मान होता है 1 माइनस के बेटा क्या आ जाएगा? cos थीटा। क्लियर? तो प्रारंभ में बेटा मैंने क्या बोला? केस 1 के अंदर जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर, क्लियर, और θ1 बराबर 0 और तथा θ2 उसकी जो स्थिति है वह कितनी है बेटा? थीटा पर। अब केस नंबर 2 के अंदर क्या कर दिया कि जो θ1 है वो 0 पे है, लेकिन θ2 है वह बेटा कितना है? 90 अंश का मतलब लंबवत, माइनस क्यू और प्लस क्यू। θ2 बराबर बेटा कितना है? 90 लंबवत। θ1 0, θ2 कितना है? 90। तब केस 2 में बेटा लिखेंगे W बराबर क्या हो जाएगा? P cos θ1 की जगह बेटा 0 माइनस cos θ2 की जगह बेटा 90। तो आप बोलोगे P cos 0 का मान 1 माइनस cos 90 0। तो यहां पर W बराबर क्या निकलेगा? W बराबर निकलेगा बेटा PE, क्योंकि 1 में से बेटा 0 घटाओगे तो 1 रहेगा, 1 का गुणा कृषि करोगे भाई रहेगा। अब क्या कर दिया है? अब तीसरे केस के अंदर कि भैया वैद्युत पहले प्रारंभ में बेटा θ1 बराबर कितना था? 0 वैद्युत क्षेत्र समांतर, लेकिन बेटा इसे घुमाकर कितना कर दिया? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत θ2 कितना कर दिया? 180। तब बेटा W बराबर PE cos थीटा की जगह 0 माइनस cos θ2 की जगह 180। तो यहां पर PE cos 0 का मान 1 माइनस cos 180 अंश का मान माइनस के 1 माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 1 प्लस 1 बेटा 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 2PE। तो यहां पर बेटा कार्य कैसा निकलेगा? अधिकतम निकलेगा, कार्य निकलेगा अधिकतम 2PE। क्लियर? तो ये बेटा 3 केस कि भाई हम प्रारंभ में θ1 कितना रख रहे हैं, फिर θ2 घुमाकर कितना कर दे रहे हैं। क्लियर? उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होंगी, और जो भी बेटा आप लोगों को टॉपिक कम समझ में आए कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है, ताकि हम बेटा उसको अगले दिन आके दूसरे पैटर्न से करा दें। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।